हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी एन कुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी एंटर मॉक टेस्ट पेपर जो कि मार्च एंड अप्रैल 2021 टर्म के लिए रिलीज हुआ है। मार्च अप्रैल 2021 टर्म में जो भी मॉक टेस्ट पेपर रिलीज हुआ है, हम आज के वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्स का जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर्स डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सी एंटर का मॉक टेस्ट पेपर है तो सी एंटर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सी एम ए बाकी कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, उनके भी एग्जाम्स में सेम सिलेबस है, सेम चीज़ है, तो उनको भी ये वीडियो रेफर करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अगर लाइक अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीए इंटर का मॉक टेस्ट पेपर, दो मॉक टेस्ट पेपर, मार्च 2021 का, अप्रैल 2021 टर्म का। ठीक है, आप नवंबर में भी शायद एग्जाम दे सकते हो सकता है नेक्स्ट टर्म में, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो आप वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तो हम इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का डिस्कशन करेंगे। एज यू ऑल नो कि सी इंटर में 40 मार्क्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स में और 60 मार्क्स आता है डायरेक्ट इनकम टैक्स में, दैट इज एज पर द न्यू सिलेबस। तो 40 मार्क्स का ही इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछेगा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो 40 मार्क्स का एक मॉक टेस्ट पेपर, दूसरा 40 मार्क्स का एक मॉक टेस्ट पेपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपने डिस्कस करते हैं 40 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर जो कि मार्च 2021 टर्म का पेपर है। ठीक है, आइए फटाफट अपने देख लेते हैं। इसमें जैसे आप सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरीज 30% वेटेज, तो 40 मार्क्स का 30% हो गया 12 मार्क्स, और 18 मार्क्स जो होता है, आई मीन 28 मार्क्स जो होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले अपने 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस करते हैं। ईच एमसीक्यूज अंडर क्वेश्चन 1 कैरीज 2 मार्क्स ईच। एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स अ जीटीए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज। एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो टैक्सेबल है 5% पे टू द फॉलोइंग पर्संस। जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है साहिल ट्रेडर्स को, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। साहिल ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मिस्टर आदि अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो तीन पर्संस को सप्लाई किया गया है जीटीए वाली सर्विसेज। इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग। एक कंसाइनमेंट में एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन किया, दैट इज डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये तीन चीज ट्रांसपोर्टेशन किया एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ने। एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ऑप्टेड टू चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर से 12% फॉरवर्ड चार्ज में आ गए, 12% यानी फॉरवर्ड चार्ज में आ गए अक्टूबर से। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू महाजन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। जीटीए सर्विसेज महाजन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने 1 अक्टूबर को सर्विस दिया और इनवॉइस 5 नवंबर डेटेड इशू किया। पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 6 नवंबर। ठीक है, अब आपको बोला है प्रोवाइडेड बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सर्विसेज टू वेरियस रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्संस। यानी ये जो लॉजिस्टिक्स है, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स है, ये जो जीटी है, ये इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सर्विस भी देता है और इंट्रास्टेट सर्विस भी देता है। रजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई करता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई करता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1.1 टू 1.5। मतलब सर यहाँ पे आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, 5 ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, 5 इंटू 2 10 मार्क्स, 10 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव, और सेकंड क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर का, तो 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से कवर किया गया है। तो आइए सबसे पहले अपने क्वेश्चन 1 अपने 1.1 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स। एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स आपको बोला है कि ये 5% वाला रेट में है और बाद में 1 अक्टूबर से इसने 12% रेट में ऑप्ट किया। तो पहले जब ये 5% रेट में था तो इन सब रेसिपिएंट्स को सर्विस दे रहा था। तो बताओ इसमें से कौन सा पर्सन है जहां पर जीएसटी लायबल आएगा ऑन रिवर्स चार्ज। अगर जीटीए सर्विसेज है तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी कौन कौन से केसेस में आएगा जो एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ने प्रोवाइड किया। पहला साहिल ट्रेडर्स, मिस्टर आदि की स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन तीनों में से कौन कौन से केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। सर एज यू ऑल नो 7 स्पेसिफाइड पर्संस को रिवर्स चार्ज में क्लासिफाई किया गया है। फैक्ट्री, ठीक है, सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, याद है ना, पार्टनरशिप फर्म विद रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, ये भी आपके स्पेसिफाइड पर्संस में आते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो सर इन दिस केस आदि
एक अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, दिस इज नॉट लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, बट पार्टनरशिप फर्म लायबल है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो भी लायबल है। तो आंसर इज साहिल ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। तो साहिल ट्रेडर्स आंसर है और स्मॉल ट्रेडर्स आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। नेक्स्ट, आउट ऑफ द आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स, किस में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम फ्रॉम जीएसटी, इसमें से कौन सा है जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो सर डिफेंस इक्विपमेंट, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स एक जीटीए सर्विसेज दे रहा है। जीटीए सर्विसेज में अपने एग्जामिशन में पढ़े थे कि एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, एक स्पेसिफाइड लिस्ट है, अगर वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो सर उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसमें से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया, बट रेलवे इक्विपमेंट खाली रेलवेज के थ्रू अगर गुड्स प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तब ये एग्जेम्प्ट होगा। तो एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स इज नॉट रेलवेज, तो दैट इज वाई रेलवे इक्विपमेंट्स में इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। और ऑर्गेनिक मैन्योर, तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये सारे दो आइटम्स है जो जीएसटी में एप्लीकेबल एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे, बाद बाकी एलिजिबल नहीं होंगे। व्हाट विल बी द time of supply in respect of the services provided by Explore Logistics to Mahajan Steels? very very important, Mahajan Steels को जो सप्लाई किया गया है जब ये फॉरवर्ड चार्ज में आ गया था, जब ये फॉरवर्ड चार्ज में आ गया था, क्योंकि 12% ऑप्शन है, तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में महाजन स्टील्स को जो सप्लाई किया गया उसका टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर क्या लगने वाला है इसमें? सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज वाला सर्विस लगने वाला है। वहां पे अपने क्या पढ़े थे? इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। 1 अक्टूबर को सर्विस प्रोवाइड किया गया है और इनवॉइस इशू किया 5 नवंबर को, जो डेफिनेटली 30 डेज के अंदर नहीं है, ये 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर इज द करेक्ट टाइम ऑफ सप्लाई। तो कंप्लीशन डेट क्या है? 1 अक्टूबर, पेमेंट डेट क्या है? 6 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं किया गया, तो 1 अक्टूबर 1.3D इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements is correct in respect of services provided by Explore Logistics to Mahajan Steels Private Limited? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? आपको बताना है कि करेक्ट है जब वो एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स ने महाजन स्टील्स को प्रोवाइड किया। तो क्या महाजन स्टील्स लायबल टू पे जीएसटी? नहीं सर, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। क्या एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स लायबल टू पे जीएसटी? यस सर, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स इसलिए क्योंकि इसने 12% ऑप्ट किया है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स टू महाजन स्टील्स एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी? नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। महाजन स्टील्स इज लायबल टू पे 50% जीएसटी एंड रिमेनिंग 50, ना ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स फॉरवर्ड चार्ज में लायबल है। 1.5, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स हैज टू प्रोवाइड इनवॉइस वाइज डिटेल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स को इसमें से इनवॉइस वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है जीएसटीआर 1 में। वी हैव अंडरस्टूड इन जीएसटीआर 1 कि आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ेगा अपने जीएसटीआर 1 में। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से इनवॉइस वाइज डिटेल्स जीएसटीआर 1 में जाएंगे। 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन विथ इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹2,50,000। इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सर रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सप्लाई किया जाता है, अपने पढ़े थे कि वहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा, चाहे इंट्रा हो, चाहे इंटर हो, चाहे कोई भी वैल्यू। तो जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया गया है वहाँ पे तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो देखो यहाँ पर एक कैच है, इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 और एक इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 250,000। वहां पे आपको पढ़ाया गया था जीएसटीआर 1 में, वी हैव स्टडीड दैट इफ लार्ज इनवॉइसेस 2,50,000 की, आई मीन इफ वैल्यू इज एक्सीडिंग 2,50,000, लार्ज इनवॉइसेस अनरजिस्टर्ड को दे रहे तो भी इनवॉइस वाइज डिटेल्स गवर्नमेंट आपसे जीएसटीआर 1 में मांगेगा। तो करेक्ट आंसर इज इंटरस्टेट सप्लाई, लेकिन वो इंटरस्टेट होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000, यहाँ पर भी इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, बट जहाँ 2,50,000 एक्सीड नहीं कर रहा है वहां पे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देने की दरकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 3 एंड 4, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, लवली एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, इट नीड नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16 अप्रैल। लवली एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, वो टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्संस को, इट नीड नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन 16 अप्रैल। वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता है, मे नॉट बी इशूड अगर वैल्यू इज दिस एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर। रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए,
रेसिपेंट को इन्वॉइस नहीं चाहिए, और आपने जो सप्लाई किया वहाँ पे वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना होगा, ₹1200, नो सर। ₹600, नो सर, वहाँ पे तो टैक्स इन्वॉइस इशू करना ही पड़ेगा आपको। ₹200, नो सर, लेस देन 200। अगर लेस देन 200 है तो वहाँ पे टैक्स इन्वॉइस मे नॉट बी इशूड इफ इट इज सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर एनी टैक्स इन्वॉइस। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 150 रुपीज। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 150 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा हमारा 12 मार्क्स का कवरेज। अब अपने आते हैं डिवीजन बी में, विच इज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, 28 मार्क्स। Bunty Private Limited, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. It has made the following outward supplies in a tax period. Bunty Private Limited एक सप्लायर है, रेगुलर स्कीम में ऑप्ट करके रखा है और उसने फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज किया है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो CGST और SGST यहाँ लगने वाला है और इंटर स्टेट में IGST लगने वाला है। इट हैज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। ऐसा सवाल एग्जाम में पहला सवाल आता ही है। इंट्रा स्टेट परचेज में C+S का क्रेडिट मिलेगा, इंटर स्टेट परचेज में I का क्रेडिट मिलेगा। कंपनी हैज फॉलोइंग ITCs, इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका पहले से ही है, बिगनिंग, जिसको अपने बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC। तो C का बैलेंस है, S का बैलेंस है और I का बैलेंस है, ओपनिंग ITC का बैलेंस है तीनों के टैक्सेस में। रेट्स ऑफ GST सारे क्या है, 9%, 9%, 18%। सारे आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। जो भी कंडीशंस नेसेसरी है फॉर अवेलिंग ITC वो भी आपने फुलफिल कर लिया है। आपको बताना है कितना GST कैश में आप पे करोगे, आपको सूटेबल अजम्पशंस लेना पड़ेगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने को 18% बता दिया सर, 18% बता दिया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाई क्या होगा सर, आउटपुट GST क्या होने वाला है, 11,20,000 है। तो 11,20,000 पे 11,20,000 पे अपने 9% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000, 1,08,000। IGST की लाइबिलिटी क्या है, IGST की लाइबिलिटी 4,20,000 इंटू 18%, which is coming to 75,600, which is coming to 75,600। तो आउटपुट लाइबिलिटी IGST 75,600, CGST 1,08,000, SGST 1,08,000, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई। अब आपको निकालना है ITC, आपको निकालना है ITC। तो ITC क्या होगा सर, अगेन सेम I, C और S। तो IGST का क्रेडिट कितना है, 98,000 ओपनिंग। CGST का क्रेडिट कितना है, 79,800 ओपनिंग, और SGST में कोई क्रेडिट नहीं है। अब आपको परचेज में जितना आपने क्रेडिट जोड़ा है 2,80,000 इंट्रास्टेट परचेज में, तो 2,80,000 का 9% अपने निकाल लेंगे, विच इज कमिंग टू 25,200। CGST भी कमिंग टू 25,200। आई एम सॉरी, ये अपने गलत जगह लिख लिए, ये अपने को C और S के नीचे लिखना है, आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। CGST SGST का 25,200, 25,200। IGST का 70,000 का 18%, विच इज कमिंग टू 12,600। तो टोटल क्रेडिट क्या हो जाएगा, 12,600 प्लस 98,000, विच इज कमिंग टू 1,10,600। 79,800 प्लस 25,200, विच इज कमिंग टू 1,05,000। और SGST का क्रेडिट कितना है, 25,200। तो ये तीनों का क्रेडिट भी अपने को मिल गया सर, तीनों का क्रेडिट अपने को मिल गया, CGST का, SGST का, ठीक है, CGST का, SGST का और IGST का, ये सब का क्रेडिट अपने को मिल गया। तो IGST का क्या था, 98,000। ठीक है, 70,000 का IGST का 80% के हिसाब से आपने क्रेडिट निकाल लिया, विच इज कमिंग टू 12,600। तो 98,000 और 12,600 आपको 1,10,600 दे दिया, CGST 1,05,000 दे दिया, SGST 25,200। तो किसका क्रेडिट सबसे कम है सर, उससे हमने को मतलब नहीं है। सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले IGST का क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे। तो इनपुट IGST क्या है सर, इनपुट IGST है हमारा 12,600, इनपुट IGST है हमारा 12,600 प्लस 98,000, 1,10,600। तो सर यहाँ पर तो आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया इनपुट IGST, ये पूरा यूटिलाइज कर लिया आपने, बट फिर भी आपके पास 1,10,600 में से माइनस आप करोगे 75,600 यूटिलाइज हो चुका, तो बैलेंस बचता है 35,000, बैलेंस बचता है 35,000। गाइस टेल मी, C और S में तो कितना ज्यादा गैप है, CGST का क्रेडिट बहुत एक्सेस है बट SGST में इतना एक्सेस क्रेडिट नहीं है। तो अगर आपको कैश लाइबिलिटी नहीं चाहिए तो आपको जो बैलेंस है वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए SGST में।
लॉ बोलता है इनपुट्स आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड विद एसजीएसटी और सीजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन, वो आपको फ्री छोड़ दिया। अब 35,000 जो है बैलेंस वो एसजीएसटी के साथ करोगे, क्योंकि आपका एस का जो फाइनल बैलेंस है वो कम है और सी और एस का क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आप देखो 1,05,000 सीजीएसटी, तो आपका आईजीएसटी में तो कोई बैलेंस चाहिए नहीं है क्योंकि आउटपुट जीरो जो है यूटिलाइज हो चुकी है। सीजीएसटी में जो है वो आपको 1,08,000 जो है वो पूरा यूटिलाइज कर लेना है, क्योंकि सर बैलेंस आपके पास इनफैक्ट सीजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट है, बट एक्सेस क्रेडिट क्या करेंगे, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 1,05,000 माइनस 1,08,000 जो है 4,200 हमारा एक्सेस क्रेडिट है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 4,200 हमारा एक्सेस क्रेडिट है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एसजीएसटी जो 1,08,000 है उसके अगेंस्ट में आपने 35,000 पे ऑफ कर दिया। अब याद रखिएगा आई तो आपका पूरा फुल्ली नॉक्ड ऑफ हो गया है, सी फुल्ली नॉक्ड ऑफ हो चुका है, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड। एसजीएसटी का कुछ बैलेंस बचा हुआ है ना, उसको आप यहाँ पे यूज कर लेंगे जो इनपुट एसजीएसटी है। तो अल्टीमेटली सर आपका पे में पेबल आएगा 1,08,000 आउटपुट माइनस 35,000 माइनस 25,200 विच गिव्स यू 40,600। अब ये क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये 40,600 जो है दैट विल बी पेबल इन कैश। 40,600 जो है दैट विल बी पेबल इन कैश एसजीएसटी। सीजीएसटी पेबल नहीं है, सीजीएसटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है और आईजीएसटी फुल्ली नॉक्ड ऑफ, नो पेबल, नो क्रेडिट नो पेबल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम इन दिस केस। नेक्स्ट आइए 2A हैंगओवर लिमिटेड दिल्ली एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस विच इज 24 लाख। आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, टैक्स एक्सक्लूडेड है, 24 लाख का टोटल अमाउंट है लिस्ट प्राइस। तो सर ठीक है, ये आपको अल्टीमेटली क्या बोलेगा, देखो निकालने के लिए आपको टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है मेड बाय हैंगओवर लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, रेट ऑफ आईजीएसटी इज 18%। आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है जो हैंगओवर लिमिटेड ने किया। अल्टीमेटली list price of the goods is net of the two subsidies received, however the other charges are charged to the customer over and above the list price। मतलब जो सब्सिडी का अमाउंट इसमें दिया हुआ है वो नेट ऑफ करके दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। अगर इंक्लूड करना है तो आप एड बैक कर दीजिए, नहीं इंक्लूड करना है तो आप एड बैक मत करिए, सिंपल यही बताया जा रहा है। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट, तो ये सर 15(1) के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल। बहुत ध्यान से, आपने गवर्नमेंट स्कूल को सप्लाई किया है, आपको उसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, और इसमें ये एक्सक्लूसिवली गुड्स की जो सप्लाई हो रही है उससे रिलेटेड सब्सिडी है। तो सर ये जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है तो ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते आप। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑलरेडी नेट ऑफ किया गया है तो वापस से ऐड नहीं करना। सब्सिडी एनजीओ से रिसीव किया है फॉर टैक्सेबल गुड्स एट एन ओल्ड एज होम, ये भी सीरियल नंबर 1 प्राइस लिंक सब्सिडी है। तो इन दैट केस सर ये एनजीओ से मिला है तो इसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। 24 लाख तो इंक्लूड हो गई, उसके साथ आप 80,000 भी इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड नहीं करेंगे। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 15(2)(a) के हिसाब से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी, तो 32,000 आप वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि 15(2)(a) के हिसाब से कोई भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एक्ट जो कि आप क्लाइंट कस्टमर से रिकवर करते हो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पैकिंग चार्जेस जो है वो 15(2)(c) में आपको इंक्लूड करना है, तो 24,000 में आप उसे इंक्लूड कर लोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेट फीस विच इज पेड हो गया, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने डिले पेमेंट किया कंसिडरेशन का तो पेमेंट हो गया है। रेसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 9,600 इन लम सम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय, एडिशनल अमाउंट नहीं है, जो लेट फीस है वो पेमेंट कर दिया है रेसिपिएंट ने लमसम 9,600 इंटरेस्ट बोल के। तो सर हम पढ़े थे 15(2)(d) के हिसाब से जो इंटरेस्ट लेवी है दैट इज डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको पता है नीचे में क्या रेट दिया हुआ है क्या, एक बार देख लो। यस आपको रेट दिया है सर, आपको आईजीएसटी का रेट दे दिया 18%, यानी आप 18% रेट ऑफ टैक्स चार्ज करोगे तो यहाँ पर भी 18% ही डीम टू बी इंक्लूसिव मानेंगे। और 9600 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 गिव्स यू 8136, ये आपका डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस माने गए थे, तो 8136 आपके वैल्यू सप्लाई में ऐड किया जाएगा। तो आप टोटल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 24 लाख आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, प्लस 80,000 सब्सिडी ऐड करेंगे, पैकिंग चार्जेस 32,000 सॉरी टैक्सेस ऐड करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, फिर पैकिंग चार्जेस 24,000 ऐड करेंगे, फिर 8136 इज योर इंटरेस्ट, ये आप ऐड करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 25,45,000
44,136. This is my value of supply. 25,44,136. This is my total value of supply. Again, a very good question, 6 marks ka. Next, Messer Shubhank Associates, a partnership firm, provided recovery agent services to Neelkant Credits Limited, a NBFC, and a registered supplier on 15th of January. शुभांक एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो रिकवरी एजेंट का सर्विसेज दे रहा है नीलकंठ क्रेडिट्स लिमिटेड को, जो कि एक एनबीएफसी है और वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है. ऑन 15th of January उसने सर्विस दिया. इनवॉइस फॉर द सेम इशू किया गया 7th February को एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 18th of April बाय नीलकंठ क्रेडिट्स लिमिटेड. बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 20th April को. आपको पूछा है दो चीज कि हु इज द पर्सन लायबल टू पे सीजीएसटी, आई मीन जीएसटी, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. तो सर रिकवरी एजेंट देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिकवरी एजेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, जो कि इस केस में नीलकंठ एक एनबीएफसी कंपनी है, एक बिजनेस एंटिटी, रिकवरी एजेंट जो सर्विस दे रहा है, तो सर जो एनबीएफसी है उसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी. मतलब नीलकंठ क्रेडिट्स के ऊपर लायबिलिटी आएगा एज पर सेक्शन 9(3). रिकवरी एजेंट. अब अगर रिकवरी एजेंट की सर्विस टाइम रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा सेक्शन 13(3) के हिसाब से, विच इज डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, या डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर प्लस 61st डे. तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर, देखो क्या लिखा है, पेमेंट हुआ 18th April को और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 20th April को. तो पेमेंट डेट क्या है 18th April. पेमेंट डेट क्या मानेंगे 18th April. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इनवॉइस कब इशू किया आपने. इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया 7th February को, वहां से 61st डे आपको पहुंचना पड़ेगा. इनवॉइस इशू किया गया 7th February को, वहां से 61st डे आपको पहुंचना पड़ेगा. तो सर इट्स वेरी सिंपल. फरवरी 28 डेज का होता है, याद रखिएगा. तो 28 में से -7 किया हम लोग ने, 28 में से -7 किए 21 डेज. तो फरवरी का 21 डेज, मार्च का 31 डेज, मार्च का 31 डेज. तो कितना हो गया 52. कितना हो गया 52. बचा कितना 9 और, बचा कितना 9 और. तो 9th of April हो गया ना, 61st डे तक पहुंचना है तो 9 डेज और आपको ऐड करना पड़ा. तो सर ये हो गया हमारा 9th of April. ये हो गया 9th of April. इनवॉइस से 61st डे हमारा हो गया 9th of April. तो टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज लोअर 9th of April. Time of supply whichever is lower 9th of April is my time of supply in this case. ठीक है. So this is how you have to do it. Next question 3A. Fair Oils Delhi has supplied machine oils and high speed diesel in the month of April as per the details given in the table below. Fair Oils अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो मशीन ऑयल सप्लाई करता है और हाई स्पीड डीजल सप्लाई करता है अप्रैल के मंथ में. सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली, मशीन ऑयल सप्लाई किया 9 lakhs के ऊपर. हाई स्पीड डीजल सर ये तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ठीक है, 18 lakhs का नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल जो पंजाब में किया गया बाय फेयर ऑयल्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स ब्रांच जो कि पंजाब में लोकेटेड है, वहां से सप्लाई किया. देखिए यहाँ पर लिखा है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, बट ये ब्रांच जो उसका है, ब्रांच से भी सप्लाई किया है 12 लाख रुपीस. आपसे पूछा बताओ क्या वेदर फेयर ऑयल्स इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 चेक करना पड़ेगा. ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर, आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 lakhs. अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो 40 lakhs से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए. सर 9 lakhs तो एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड करेंगे, 18 lakhs भी एग्रीगेट टर्म में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल द आउटवर्ड सप्लाईज. याद रखिएगा एग्जाम सप्लाईज भी इंक्लूड करता है और एग्जाम सप्लाईज में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है. 12 lakhs जो है यहाँ पर भी एग्रीगेट टर्न में इंक्लूड हो जाएगा. तो अल्टीमेटली 39 lakhs इज योर एग्रीगेट टर्नओवर विच इज लेस देन 40 lakhs. 40 lakhs से ज्यादा आपका एक्सीड नहीं कर रहा है, एंड दैट इज वाई जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा. द आंसर इज जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा. वाई? बिकॉज द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs. 40 lakhs का लिमिट था, ये याद रखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे कहीं पे भी सर्विसेज होता तो 20 lakhs का लिमिट होता, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ता. बट इन दिस केस 40 lakhs का लिमिट है, एंड दैट इज वाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको नहीं लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, नारायण सिंह, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, हैज रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट. एडवांस रिसीव किया है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज टू बी सप्लाइड टू शेली. एडवांस रिसीव किया है. हिज अकाउंटेंट आस्क्ड हिम टू इशू अ रिसिट वाउचर. ठीक है, बिल्कुल सही, रिसिट वाउचर विद रिस्पेक्ट टू सच सर्विसेज टू बी सप्लाइड. लाइक इन हाउएवर ही इज एप्रीहेंसिव एज टू व्हाट वुड हैपन इन केस अ रिसिट वाउचर इशूड बट सब्सिक्वेंटली नो सर्विसेज आर सप्लाइड. आपको पता है इसका कि अगर रिसीट वाउचर इशू कर दिया, बाद में सप्लाई हुआ ही नहीं सर्विसेज का, तो फिर क्या करना है. तो फिर आप नारायण सिंह एडवाइस करेगा, नारायण सिंह को एडवाइस करिए रिफंड वाउचर, that he has to issue a refund voucher. Once supply is not made, then refund voucher will be issued to the recipient, and if
refund voucher is issued at the time of refunding the amount of the advance to the recipient. तब refund voucher issue करना पड़ेगा if supply of service has not been done and receipt voucher has been issued and no tax invoice has been issued, तो refund voucher will be issued at the time of making refund to the recipient. तो ये है एडवाइस जो आपको करना पड़ेगा. आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि रिसीट वाउचर इशू कब करेंगे, फिर रिसीट वाउचर इशू करने के बाद जब एडवांस रिटर्न करेंगे, अगर सप्लाई नहीं हो पाए तो आपको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बात आपको समरी वे में लिखना पड़ेगा. ठीक है, कि इफ इन दैट केस अगर सर्विस सप्लाई नहीं कर पाए तो रिफंड वाउचर इशू किया जाएगा और कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द लेवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन और अदरवाइज ऑन पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन, नेचुरल गैस. इजी है सर. 9 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई अ डेट फ्रॉम विच दिस 5 प्रोडक्ट्स विल बी टैक्सेबल. टिल नाउ इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नो जीएसटी इन लेविड. इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरर और existing taxes, that is central sales tax or VAT, will be applicable on the intra-state sale, on the interstate sale of the commodities. आपको ये बता के छोड़ना पड़ेगा कि इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है 9(2) के हिसाब से until a date notified by GST Council on the recommendation of GST, until a date notified by central government on the recommendation of GST Council, no GST will be levied on these products and this will be covered in the definition of non-taxable supply. Next, if a return has been filed, अगर रिटर्न फाइल हो चुका है, how can it be revised if some changes are required to be made. देखो क्या पूछा है, अगर रिटर्न फाइल हो चुका है, यानी सेक्शन 39 के हिसाब से रिटर्न फाइल हो चुका है, तो गाइस इसका सब सेक्शन 9 बोलता है रिवीजन का प्रोविजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जीएसटी देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रिवीजन. वंस द रिटर्न इज फाइल्ड इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, बट यस, इफ देयर इज एनी एरर्स मेड इन द रिटर्न इट कैन डेफिनेटली रेक्टिफाइड इन द मंथ इन विच द एरर हैज बीन noticed, and in the month in which the error has been noticed, in that particular month the error can be rectified by suitably filing the amended numbers in the amendment tables provided in the return. हर रिटर्न में amendment tables होता है, तो अलग से amendment tables में जाकर आप अपना डिटेल्स को amend कर सकते हो. whatever period का आपने डिटेल्स को amend कर सकते हो within the prescribed time limit as per section 39(9). if some changes, how can be done if some changes are required, तो आप बोल दोगे कि amendment tables contained in the GSTR1, it can be suitably, all the amendments can be suitably rectified by filling the numbers in the amendment table in the month in which the error has been noticed, but return cannot be revised like Income Tax Act. Income Tax Act में जैसे सब रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, बाकी केसेस में आप इस तरीके से रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते. बाकी केस में हम इस तरह से रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर सर? तो ये था हमारा मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, ये था मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. आज मतलब ये वीडियो में मैं अपने यही रखते हैं सर. नेक्स्ट वीडियो में भी आईडीटी का आएगा मॉक टेस्ट पेपर, वहाँ पे भी अपने डिस्कस करेंगे. ये मार्च टर्म का था, अब नेक्स्ट अपने अप्रैल टर्म का करेंगे. तो अप्रैल टर्म में भी इसी तरह से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा अच्छे से देख लेना, आपका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा. ऐसे ही अपने डीटी का करेंगे, ऐसे अपने इनकम टैक्स का करेंगे, दोनों टर्म्स का. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द सेशन टिल द लास्ट. अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, और आपको समझ में आ गया कितना सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक्स लेवल रादर देन आस्किंग यू very difficult questions. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.